फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं। फेसबुक पे लाइव जाएंगे। ओके, अभी लाइव। यस सर। Okay, thank you. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamad and I'm resident pediatrics. I am the co-founder of this program from the StudyMate and the Med Exam Expert. और आज का लाइव सेशन बेसिकली बहुत सारी रिक्वेस्ट की वजह से किया गया काफी टाइम के बाद, बिकॉज जो न्यू लॉट है दे हैव स्टिल कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा बुक्स मार्केट में है कि किस बुक को फॉलो करना है, कितना टाइम जो है चाहिए उसके लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें करें। अभी भी लोग जो हैं वो पहले की तरह स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को छोड़कर कोशिश ये करते हैं कि हम जो शॉर्टकट बुक्स बनी हुई हैं उनको फॉलो करें। तो और उसके बाद कुछ को सक्सेस मिल जाती है जिनका अपना बैकग्राउंड नॉलेज होता है और वो समझते हैं कि शायद उस बुक ने हमें पास करवा दिया, और कुछ जो है वो शिकार हो जाते हैं उस बुक की गलतियों का। मैं किसी स्पेसिफिक बुक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई स्टडीमेट की तरफ से भी बुक है ऐसी कि जो टेक्स्ट बुक है और वो क्लेम करते हैं कि आप बाकी सारी चीजें छोड़कर ये टेक्स्ट बुक करें, तो मैं उसको भी टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज कोई भी अगर एक लोकल ऑथर जैसे कि मैं हूं, जैसे कि डॉक्टर अहमद हसन है, जैसे कि कोई भी है, कोई भी अगर एक लोकल ऑथर ये कहता है कि आप एक रेफरेंस टेक्स्ट बुक को छोड़कर हमारी बुक कर लें और इसमें सब कुछ है पार्ट 1 का और टेक्स्ट भी इसी में है और एमसीक्यूज भी इसी में है, तो वो गलत है। हाँ, आपको अगर कहा जाता है कि आप पास्ट रिकॉल्स इसमें से कर लें तो वो आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको उसी लोकल बुक में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये चीज एक तो बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए कि टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना। और मल्टीपल वेबिनार्स अगर आप हमारे पेज पे देखें ना, तो तकरीबन हर 1-2 महीने बाद हम हमेशा मल्टीपल वेबिनार्स करते हैं और उसमें देखते हैं कि यही बात बताते हैं कि जी आप अपनी रेफरेंस टेक्स्ट बुक को ना छोड़ें। आपने अगर कोई और चीज करनी है उसके लिए, एमसीक्यूज के लिए, तो आप बेशक करें, लेकिन रेफरेंस टेक्स्ट बुक जो है आपकी वही होनी चाहिए। तो मैं ब्रीफली जो आज डिस्कस करूंगा ना वो ये करूंगा कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए और कितना टाइम स्टडी के लिए होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अब क्या सीपीएसपी का ट्रेंड है। और क्योंकि मेरे अपने जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों को इवन मैंने गाइड किया और उन्होंने वो चीज फॉलो नहीं की, दे फेल्ड, और देन दे केम बैक टू मी एंड सेड के यू गाइडेड अस बट वी कुड नॉट पास। तो मैंने उनसे जब हिस्ट्री ली कि जी आपने क्यों फेल हुए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर फेलिंग, तो मेरी हिस्ट्री से मुझे ये पता चला कि जो उनका प्रेपरेशन का मेथड था, जो बुक्स उन्होंने फॉलो की, दैट वर नॉट द स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, तो अभी रिसेंट ही अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है, जो रिसेंट अटेम्प्ट हुई है, और उसमें काफी मेरे तो जितने जानने वाले लोग थे वो काफी मायूस हुए क्योंकि मोस्ट ऑफ देम फेल्ड। और जब वो फेल हुए और उसके बाद दे केम बैक फॉर द गाइडेंस कि जी अब सर हमें गाइड करें, अब हम क्या करें, अब तो हो गया जो होना था, बट आगे के लिए गाइड करें। तो आई थॉट के बजाय कि इंडिविजुअली सबको गाइड करने के, आई शुड डू अ वेबिनार और आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो कि जिसमें हम ये डिस्कस कर सकें कि कैसे इस एग्जाम को अब जो है ना उसके लिए तैयारी की जा सकती है, और 7 क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जितने भी ऑडियंस के वो ले लें। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए जो आपको तैयारी के लिए जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक है ना आपकी, दैट इज फर्स्ट एड। तो डोंट फॉरगेट एंड नेवर एवर ट्राई टू ओवरकम इट कि हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ के कोई रेफरेंस कोई और लोकल टेक्स्ट बुक है वो कर लेते हैं। जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं गलतियों से भरी हुई हैं, और पास्ट रिकॉल साथ अटैच करके मोटी मोटी किताबें बना दी गई हैं। लेकिन आप मोटी किताबें करें ले, उसमें से पास्ट रिकॉल्स करें, मैं ये नहीं कहता कि वो किताब सिरे से ही गलत है, वो बहुत अच्छी किताब होगी, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है वो आप अपनी स्टैंडर्ड फर्स्ट एड से करें, फर्स्ट एड को समझें। फर्स्ट एड का समझा हुआ आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम से आगे आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम होंगे उसमें भी काम देगा। सेम बेसिक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो है, एनाटॉमी जो है, आगे आपको हेल्प करिए, रिगार्डलेस आप मेडिसिन से हैं, आप सर्जरी से हैं, आप रेडियोलॉजी से हैं, आप पैथोलॉजी से हैं। तो ये बात याद रखें कि जो आपका बेसिक नॉलेज है ना फर्स्ट एड का, वो आपको आपके आईएम में भी हेल्प करेगा, वो आपको आपके इंटरनेशनल एग्जाम में भी हेल्प करेगा।
तो आप आज फर्स्ट एड को 2-3 बार अच्छे से करेंगे तो कल आप इस काबिल होंगे कि इस एग्जाम पार्ट 1 आपका पास हो जाएगा। ठीक है, 90% से ऊपर लोगों का पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बेस ही एक लोकल किताबों की उस पे बनी होगी तो फिर आप अपना टेक्स्ट बुक की अगर आप लोकल किताब फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आप आगे भी आपका यही हिसाब किताब होगा कि आप पास्ट एमसीक्यूज ही करके पास होने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता, ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी रिवील हो जाता है कि आप कितने पानी में। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप फर्स्ट एड करें। फर्स्ट एड से आप ऑर्गन सिस्टम्स जो है 11 ऑर्गन सिस्टम्स है, आप उन 11 ऑर्गन सिस्टम्स को करें। स्नेल्स रिव्यू एनाटमी से जो है आप एनाटमी करें। और तीसरी चीज जो है वो आपकी बीआरएस है। बीआरएस जो है वो पैथोलॉजी के फर्स्ट 10 चैप्टर्स या पैथोमा, दोनों में से जो, अगर आपने मेडिकल कॉलेज में पैथोमा पढ़ी थी आप पैथोमा करें, अगर आपने मेडिकल कॉलेज में बीआरएस की थी आप बीआरएस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी कैसे पढ़ें, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए जो टाइम प्रेपरेशन का चाहिए, रिपीटेडली यही बातें अगर आप मेरे पिछले वेबिनार्स खोले ना, मैं उसमें भी कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट्स फिर क्या करते हैं, दे स्टिल फॉलो द शॉर्टकट, दे स्टिल फॉलो द अदर एडवाइसेस के जी फास्ट एमसीक्यूज करके चले जाएं, इधर से निकल जाएं, उधर से निकल जाएंगे, राइट से लेफ्ट से, इस चीज को अवॉइड कर लें किसी तरह। तो मेहनत का नेमल बदल कोई चीज नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट एड करनी पड़ेगी, आपको स्नेल्स रिव्यू एनाटमी करनी पड़ेगी, आपको बीआरएस करनी पड़ेगी। कोई चीज आपको, अगर आप पास होना चाहते हैं फॉर श्योर शॉर्ट अपनी मेहनत से, अगर तुक्के का प्लान है आपका कि मैं तुक्के से पास हो जाऊं, अपनी लक से पास हो जाऊं, फिर आप जो लोकल बुक आपने फॉलो करनी है, आपने जो लोकल चीज फॉलो करनी है वो आप कर सकते हैं। बट मैं अगेंस्ट हूँ दिस ट्रेंड कि आप अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को छोड़ के लोकल चीजें फॉलो करने लगे। ठीक है, सो सॉरी, मैं बार बार लोकल कर रहा हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं खुद भी एक लोकल ऑथर्स में शामिल हूँ, बट I am not an author of a textbook. I with Dr. Ahmad Hassan, we have published the past recalls book. और जो कि फर्स्ट एड आपको पास्ट फर्स्ट एड की जो है जो भी कंपनी है वो आपको पास्ट रिकॉल्स नहीं देगी पार्ट 1 की, तो दीज रिकॉल्स आर जस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, या कोई और रिकॉल्स अगर कंपाइल कर रहा है तो ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब बिकॉज दैट इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। और ये रिकॉल्स ना सिर्फ हमारे पार्ट 1 एग्जाम में होती है, आप एमआरसीपी के एग्जाम दे दें, आप ओ लेवल्स का एग्जाम हो, कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम हो, सबकी रिकॉल्स अवेलेबल है। तो डूइंग रिकॉल्स और रिकॉल्स में से रिपीट, हम कहते हैं ना कि जी ये पार्ट 1 बहुत घटिया एग्जाम है, इसमें बार बार रिपीट होता है, सिर्फ पार्ट 1 में नहीं रिपीट होता, आप एमआरसीपी का एग्जाम दें, एमआरसीपी में भी रिपीटेशंस होती हैं, एमआरसीपी के एग्जाम में भी पास्ट रिकॉल्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि जी इधर तो बार बार रिपीट होता है, बाहर के एग्जाम में भी इवन 70% पेपर रिपीट होता है। ठीक है, मैंने एमआरसीपी दिया हुआ, मेरा एग्जाम रिपीट होता है, मेरे से जो पहले वाले हैं वो कहते हैं इवन 70% रिपीट होता है, मेरा मानना है 30 to 50% रिपीट होता है। ठीक, तो रिपीट तो हर एग्जाम में होता है, पास्ट रिकॉल्स लाजमी करके जानी चाहिए, इधर भी रिपीट होता है, बट आपको रिकॉल्स करनी इस तरह से नहीं चाहिए कि आप उसको रटे लगा के जा रहे हैं स्टेम्स के और आंसर्स के, हमेशा गलत करेंगे। आप उस स्टेम को पढ़कर समझ लें कि पूछ क्या रहा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, और जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कब होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैंसरस, ये अक्सर सवाल आता होता है, चॉकलेट, बनाना, एप्पल, मैंगो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर ये सवाल है तो आंसर चॉकलेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंटी कैंसरस, अब नॉट आ गया, नॉट में आप क्या लगाएंगे, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा ना तो आपको पता होगा कि ये सवाल में क्या पूछना चाह रहा है। तो आपने जो रिकॉल की होगी वो होगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैंसरस, बट जो उधर एग्जाम में आया होगा वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी कैंसरस। तो आपने रट्टा लगाया हुआ था चॉकलेट का और उधर आंसर जो है वो आप कुछ और लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिकॉल करने का भी एक तरीका होता है, रिकॉल करने का ये तरीका नहीं होता कि जो किसी बंदे ने, मैंने या किसी ने भी लिख दिया आंसर वही आंसर है। नो, आपको रिकॉल दे दी गई है, आप उसको सर्च करें, आप उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ उस एमसीक्यू को डिस्कस करें। हमेशा कोशिश करें, अगर आप अकेले नहीं पढ़ सकते ना, मेरी तो स्ट्रेटजी ये है कि अपने साथ कोई पार्टनर और पार्टनर के साथ पढ़ें। ठीक है, तो आप ये कोशिश करें कि आप उस एमसीक्यू को डिस्कस करें, आप अपने 2-3 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और हर रिकॉल को डिस्कस करें, उस रिकॉल का आंसर ढूंढें।
ठीक है, आप फेसबुक का जो ग्रुप है डॉक्टर अली रजा का FCPS 2005 to 2010 उसको यूटिलाइज करें, उसमें सारे प्रीवियस MCQs डिस्कस हुए हुए। आप सिर्फ उस MCQ की स्टेम को एज इट इज, उसमें 3-4 जुमले की लाइनें आप सर्च बार में जाएं, सर्च बार में जाकर उस 3-4 लाइनों को पोस्ट करें, टाइप करें और फिर आप सर्च का बटन दबा दें, उससे रिलेटेड जितने MCQ होंगे वो सारे आ जाएंगे और आपको नीचे उनके कमेंट्स में उनकी डिस्कशन भी मिल जाएगी। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये टोटल प्रैक्टिकल और वो बातें हैं जो कि चीट कोड्स हैं, दीज आर हैक्स जो कि आपने करने हैं। बाकी किताब हर कोई उठा लेता है, किताबों के नाम सबको पता है, पढ़ सारे लेते हैं 3-4 घंटे, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किताब उठा के बस उसको रट लेना है, नो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ना क्या है। और दूसरी बात, अगर रिकॉल्स करनी है तो कैसे करनी है। रिकॉल्स की बुक तो आप किसी को भी पकड़ा दें वो कर लेगा, बट द थिंग इज कि वो गलत कर रहा होगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका है और तरीका ये है कि MCQ को प्रॉपरली जांचें कि जो सवाल का जवाब दिया हुआ है, लेट सपोज कोई टॉपिक है रूमेटाइड आर्थराइटिस है, आपको नहीं पता कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और बुक वाले ने दिया हुआ है जी रूमेटाइड फैक्टर जो है वो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर आप ब्लड में वो करवा लें तो जी वो anti-CCP एंटीबॉडी वो इसका डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अब आपको इस रूमेटाइड आर्थराइटिस आता ही नहीं है तो जस्ट लुक फॉर द रूमेटाइड आर्थराइटिस, लुक फॉर द इन्वेस्टिगेशंस, which is the best investigation for the rheumatoid arthritis, search for it। ठीक है, फर्स्ट एड खोलें, फर्स्ट एड से पढ़ें, जस्ट search the answer from a reference textbook or Google or any authentic source। Google is not authentic source but sometimes जो आंसर कहीं भी नहीं मिल रहा होता वो गूगल पे मिल जाता है। ठीक है, तो एक बिल्कुल ही बेयारो मददगार होने से बेहतर है गूगल का सहारा ले लें। तो पास्ट रिकॉल्स आपने इस तरह से करनी है। एनाटॉमी में ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स, ये दोनों का कोर्स आना चाहिए। मसल का ओरिजिन इंसर्शन नहीं पूछते इतना जितना ये वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फेटिक्स इनका कोर्स पूछते हैं। आर्टरीज की ब्रांचेस किसको क्या सप्लाई करिए, इवन आप यकीन करें कि इंटरकोस्टल आर्टरीज का बार बार सवाल आता है कि इंटरकोस्टल आर्टरीज कहाँ से निकल रही हैं, किसकी ब्रांच है, किसको सप्लाई कर रही है, आपको ये आना चाहिए। तो आर्टरीज की एक एक ब्रांच आपको आनी चाहिए और नर्व्स की आपको पता होना चाहिए, आपको लिम्फेटिक्स का पता होना चाहिए कौन सी कहाँ से निकल रही है, किसको सप्लाई कर रही है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, एनाटॉमी में। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, मैंने रिकॉल्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया। टोटल टाइम आपका जो ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3 महीने होना चाहिए। नेक्स्ट चीज ये है कि थ्योरी को 2 महीने मिलने चाहिए, MCQs को 1 महीना मिलना चाहिए, या थ्योरी को 1.5 महीना मिलना चाहिए और MCQs को 1 महीना मिलना चाहिए। ये आपकी डिवीजन होनी चाहिए आपकी प्रेपरेशन की। ठीक है, अगली चीज, जो लोग अगर बिल्कुल ही स्टडी से 2-3 साल 4 साल से दूर है ना और उनको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, जस्ट सीक फॉर हेल्प। ठीक है, अब वो दौर चला गया कि जिसमें इधर इसको फोन किया, उसको फोन किया, उससे पूछ लिया क्या हुआ, वैसे तैयारी शुरू कर दी। नो, दैट्स नॉट द वे, टाइम हैज चेंज। ठीक है, अब आपको अगर किसी जगह से कोई YouTube पे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, ज्वाइन देम। छोटा मोटा कोर्स चल रहा है, ज्वाइन इट। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है कि आप लोग इधर से सीनियर से गाइडेंस ली, उधर से ली और करेंगे और पास हो जाएंगे। आपके सीनियर्स को पास किए हुए 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, डोंट नो कितना टाइम हो गया। ठीक है, बट यू नीड टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो 3-4 साल से इस पे काम कर रहा हो। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेड एग्जाम एक्सपर्ट एंड द स्टडी मेट स्टार्टेड इट इन अप्रैल 2020 एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3 years। यू मे नॉट बिलीव के मैं जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मेरे जो जूनियर्स हैं अब वो आए हैं और दे टेल मी के हमने आपसे पढ़ के जो है वो पार्ट 1 जो है वो क्लियर किया। सो इट फील्स रियली ऑनर्ड। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे मिले और वो कहते हैं कि हमने स्टडी से बिल्कुल 3-4 साल का गैप ले लिया था ड्यू टू पर्सनल रीजन, बट नाउ वी आर डूइंग इट। सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग इज सीक फॉर हेल्प। ठीक है, अकेले बैठ के परेशान होना, एंजाइटी लेना, दैट्स नॉट द सोल्यूशन, सीक फॉर द हेल्प। ठीक है, तो एनाटॉमी करें स्नेल्स रिव्यू से, ऑर्गन सिस्टम्स में आपकी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी सब, फार्माकोलॉजी भी कवर हो जाती है, वो आप वहां से करें। ठीक है, इसके बाद कैसे पढ़ना है, सबसे पहले जो है ना आपकी 1 लाइनर्स, FCPS मेट 1 लाइनर्स, वहां से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल CVS है, आपने FCPS मेट 1 लाइनर से CVS को देखें
कि एफसीपीएस में वन लाइनर में सीवीएस के बारे में क्या लिखा हुआ है। आप पहली दफा खोलेंगे वो किताब, आपको समझ ही नहीं आएगी उसमें लिखा हुआ क्या है। उसमें ये लिखा हुआ है कि द मोस्ट for example, the pericarditis is supplied by vagal nerve. Pericarditis कह रहा हूँ, pericardium is supplied by the vagal nerve. Number 2 point ये होगा कि the innermost layer of heart is endocardium. ठीक, इसी तरह लाइनें एक एक लाइन लिखी हुई, जब आप पढ़ रहे होंगे आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है। बट द थिंग इज ये एक एक एमसीक्यू है पिछले 5 सालों का, जो कि उस किताब में इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स विद करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप जब एक बार सीवीएस एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स वॉल्यूम 2 से रिव्यू कर लेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले 5 साल में किस तरह के सवाल आते रहे। ठीक है, अब फर्स्ट एड जो किताब है वो सिर्फ पार्ट 1 के लिए नहीं बनी है, वो यूएसएमएलई के लिए, वो कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम है उनके लिए बनी है। ठीक है, एक रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। तो जब आप फर्स्ट एड करेंगे और आपने पहले से देखा हुआ होगा कि पिछले 5 सालों में ये सवाल आते रहे हैं, ये ट्रेंड रहा है सवालों का, तो आप जब फर्स्ट एड करेंगे, जब आप उसके जुमले पढ़ेंगे ना, आपके जहन में आ जाएगा कि ये वाला लाइन जो है ये उस किताब में एफसीपीएस मेट वन लाइनर में थी, मतलब ये पेपर में आया हुआ था। आप उसको वहीं हाईलाइट कर लेंगे और उस चीज को जरा ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एफसीपीएस मेट वॉल्यूम 2 वन लाइनर्स को करने का फायदा ये है कि उसको आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 दफा रीड कर लें उस टॉपिक को। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सीवीएस में कोई 150-200 पॉइंट्स होंगे। उन 150 पॉइंट्स को एक बार रिव्यू करें, फिर दूसरी बार रिव्यू करें, फिर फर्स्ट एड पे जाएं। आप यकीन करें, आपके जहन में जो आपकी पैसिव मेमोरी होती है वो आपको बताने लग जाएगी कि ये पहले पढ़ा हुआ है। आप उस चीज को हाईलाइट करेंगे, आप उस चीज की करेक्ट जो जुमला है, करेक्ट जो आंसर है, वो आपको आपकी फर्स्ट एड से मिल जाएगा। ये आपको फायदा होगा एफसीपीएस मेट वॉल्यूम 2 वन लाइनर्स करने का। उसके बाद जब आप फर्स्ट एड से करेंगे आपको उस चीज का अंदाजा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आपने सीवीएस राबिया अली से, जो लेटेस्ट एडिशन है राबिया अली से, सीवीएस की फिजियोलॉजी प्लस पैथोलॉजी ये दोनों करनी है। ठीक है, तो जो आपने पहले एफसीपीएस में वन लाइनर से किया, उसके बाद आपने फर्स्ट एड से किया, और फिर राबिया अली में आपको खुद भी पता लग जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितने एमसीक्यूज। राबिया अली में भी गलत आंसर्स हैं, आपने उसको सर्च करके करेक्ट करना होगा। जो आपको समझ नहीं आ रहा, जितने आंसर्स आपके गलत हुए आपने उनको सर्च करके करेक्ट करना है। ठीक है, डिस्कस करना है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग, कि आप इवन राबिया अली में जो गलत है वो आपके करेक्ट हो जाए। सेम वे सीवीएस, सीएनएस, एवरी एंडो, गायनी, हर चीज। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, एक जनरलाइज्ड गाइडेंस है। और इससे किसी भी स्पेशलिटी के आपको हो 90% आपका कवर हो जाता है। 10% जो है आपको स्पेशलिटी रिलेटेड करना पड़ता है, वो हम हमारे जो वेबिनार्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू कि 90% रिगार्डलेस ऑफ विच फील्ड यू आर फ्रॉम, 90% जो है आपका जो कोर्स है पार्ट 1 का, वो इस चीज में कवर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी सेम, अपर लिम्ब है। अपर लिम्ब आप सबसे पहले एफसीपीएस मेट वॉल्यूम 2 वन लाइनर जो है उसमें से देखें, उसके पॉइंट्स 2 बार पढ़ें। उसके बाद आप स्नेल्स में चले जाएं। स्नेल्स में जाके आपको पता लग जाएगा कि जी पूछा हुआ क्या है, मसल्स पूछे हैं कि नहीं पूछे, ओरिजिन इंसर्शन करनी है या नहीं करनी। ठीक है, वेसल्स का कोर्स करना है कि नहीं, नर्व्स का कोर्स करना है कि नहीं, लिम्फेटिक्स का कोर्स करना है कि नहीं, आर्टरीज की ब्रांच सप्लाई कौन सी। यू विल गेट योर आंसर्स, यू विल गेट एवरी आंसर। आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास एफसीपीएस मेट वन लाइनर्स वॉल्यूम 2 की फॉर्म में पिछले 5 साल की कहानी आपके हाथ में। जस्ट लुक फॉर योर सेल्फ एंड देन डू दोस टॉपिक फ्रॉम द बुक योर सेल्फ। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर्स, यू डोंट नीड एनी गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। ठीक, और उसके बाद स्नेल्स करने के बाद फिर आप राबिया अली करें। तो 1.5 to 2 मंथ्स में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं सारी फिजियोलॉजी, सारी पैथोलॉजी, सारी एनाटॉमी, इसके अलावा जो माइनर्स जिसमें आपके पास फार्माकोलॉजी आ जाती है, जिसमें आपके पास माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, ठीक है, जिसमें एनवायरमेंटल पैथोलॉजी आ जाती है, नियोप्लेजिया आ जाता है, जनरल पैथोलॉजी आ जाती है, ये सारी चीजें आप 2 महीने में कवर करके नेक्स्ट जो आपके पास 15 to 20 to 1 मंथ जितने डेज रह गए हैं, आप उसमें एक्सटेंसिव रिकॉल बेस्ड स्टडी करें। दैट शुड बी एज टोल्ड विद डिस्कशन, not without discussion. That should be with discussion.
Recalls without discussions are as useless as anything. You getting my point? So recalls discussion, recalls का फायदा तब भी है जब आप इसको डिस्कस करके कर रहे हैं. अगर कोई बंदा अकेले पढ़ने का आदी है ना, तो just leave this habit right now. Sorry, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और उसको आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो डिस्कस करें. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप उसको पोस्ट करते जाएं. आई विल आंसर साइड बाय साइड. अच्छा, नेक्स्ट चीज, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो कि ये कह रहे थे स्टूडेंट्स के जी अपने कोर्स के हवाले से डिटेल बता दें. बार बार यही क्वेश्चन आता है. तो जो हमारा कोर्स है that is based upon the whole theory as well as the MCQs. हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है? We have made the pre-recorded video lectures in Urdu as well as English. तो मोस्टली उर्दू की फॉर्म में. वो हमने कहाँ से बनाया है? वो कैप्लन से, फर्स्ट एड से, BRS से, ठीक है, पैथोमा से मिक्स करके वो बनाए गए हैं. एंड दैट आर फर्स्ट एड में से भी वो जो हाईली टेस्टेड जो टॉपिक्स है ना, वो ज्यादा उन पे फोकस किया गया. जो कभी भी नहीं आया पूछा गया सवाल, जिस तरह से फर्ज करें कोई ऐसी फंगल डिजीज है जो कभी पूछी नहीं गई, तो उसको छोड़ दिया गया बिकॉज उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स हैं एनाटमी के, फिजियोलॉजी के, पैथोलॉजी के, एम्ब्रियोलॉजी के, एवरीथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कि आपको वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाता है. एंड यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर्स एनी टाइम. ठीक है, आप उन लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं. इसके साथ साथ जैसा कि हमारा कोर्स का पैटर्न है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने FCPS मेट वॉल्यूम 2 करनी है, वन लाइनर्स. उसके बाद आपने फर्स्ट एड करनी है. उसके बाद आपने राबिया अली करनी है. वी फॉलो द सेम पैटर्न. हम आपको दिन देते हैं, हम आपको सबसे पहले स्केड्यूल प्रोवाइड कर देते हैं फॉर 3 मंथ्स कि आपने इस 3 मंथ्स में फर्स्ट 5 डेज CVS को देने हैं. इसमें आपने राबिया अली करनी है, इसमें आपने फर्स्ट एड करनी है, इसमें आपने लेक्चर्स देखने हैं, इसमें आपने जो है वो साथ वॉल्यूम 2 जो है वन लाइनर्स वो करनी है. ठीक है, so that's how the pattern is, and that's how we recommend all our students regardless they have joined our course or not. Pattern is same for everyone. ठीक है, बस this course is for those who are finding it difficult to do the first aid by themselves. ठीक है, अगर आप कोई और बंदा फर्स्ट एड करा रहा है, that's he is not targeting the specific part 1 exam. The difference between us and others is that we have taken out those topics from the first aid that are relevant to the part 1 exam. If you start doing first aid from page to page, from one page to the end page, and that's going to help you, no doubt about that, but that's going to waste your time in a sense that you are going to do the unnecessary topics that are not being tested in the part 1 exam. You're getting my point? So the point is to do the thorough as well as the study that is specific to the point and relevant to the part 1 exam. And that's what our course is offering, to waste your time minimally. You can do the preparation, you can watch the lectures as per your needs, as per your free time. Okay, so that's the most specific salient feature of this course, that those who are finding it difficult to do the part 1 exam by themselves, ठीक है, पहली तो एडवाइस ये, आप फर्स्ट अटेम्प्ट अपनी खुद दें. ठीक है, जो पैटर्न मैंने बताया उस पर तैयारी करके दें. But in a sense, there are a lot of candidates, we get a lot of queries that people are finding it difficult to do it without any help. They are not getting any help from their seniors or from their close ones who have passed this exam, or their relatives or acquaintances who have passed the exam 3 years ago or 4 years ago. Now the trends have changed. The part 1 exam is not the same as it used to be 3, 4 or 5 years ago. So the things are changing, the tool is changing, the questions are changing. Even the RITA system is now going backward. Now they ask the concept from the first aid as well. Yes, I understand that they do repeat the recalls, and recalls are repeated in the international exam as well. So mind it that it's not that the part 1 exam is very easy and very fazul exam, not like that. You have to be serious to pass this exam. You cannot do this exam just by studying 1 hour a day for 2 months and then you say that yes, I'm prepared for it. No, you have to spend the time. You have to take out the quality time. You have to do the recalls in a proper way that has been told to you. This webinar will be on this page, and you can watch it again, or you can send it to your friends as well.
So the whole point of conducting this webinar was to make people aware to don't get frustrated if you fail by doing the local books, because that is supposed to happen if you're ignoring the reference books and you're doing the local books. There is a proper way to study for this exam, and that proper way is to do the reference books along with the recalls. And the way of doing recalls is that you should discuss and find out each and every answer. Believe me, if you start doing this, if you start searching for each and every answer by yourself on the internet, on the book or any other reference text, आपको उस चीज के साथ 4 चीजें और एक्स्ट्रा पता लग जाती हैं। समझ आ रही बात आपको? तो अगर उसने आपसे पूछा सबक्लेवन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, नीचे ऑप्शन है एओर्टा, इंटरनल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर, एक्सिलरी, यू विल सर्च आउट ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। ये ब्रांचेस हैं, सबक्लेवन इसमें से नहीं है, ओके ये ब्रांचेस हैं एओर्टा की, ये पता लग गया। नेक्स्ट आप सर्च करेंगे जी एक्सिलरी आर्टरी की क्या ब्रांचेस हैं, या एक्सिलरी वेन की क्या क्या ब्रांचेस हैं, वो आपको पता लगी। तो एक सवाल को सर्च आउट करते हुए 5-6 चीजें आपको एक्स्ट्रा पता लगी, वहां से आपकी पैसिव नॉलेज बिल्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने रिकॉल दी भी है ना, उन्होंने सवाल उसी टॉपिक से पूछना है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। लेकिन अगर आप उस रिकॉल को इस तरह से खुद सर्च करके करेंगे ना, तो आपको वो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो जिस बंदे ने इस पैटर्न पे तैयारी कर ली ना, मैं दावा करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं होपफुल हूं कि इफ इट्स नॉट हिज बैड लक डे, ही विल पास इजीली। तो हर चीज को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और इस एग्जाम, खासतौर पे सीपीएसपी एग्जाम को भी पास करने का एक प्रॉपर तरीका है। ऐसे विदाउट एनी गाइडेंस 4 किताबें खरीद कर बैठ कर उसको तैयारी कर लेने से हर कोई पास नहीं कर लेता। यस, कुछ लोगों का बेस लाइन नॉलेज होता है, कुछ लोग अपने मेडिकल कॉलेज से ही लाइक होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन 60%, 40 to 60% अवाम ऐसी है जो नहीं कर पाती। तो उनके लिए ये गाइडेंस सेशन है कि दोज हु आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, दोज हु आर फीलिंग एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड कि ये पता नहीं कैसा एग्जाम है, क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे क्लियर करना है, तो डोंट वरी, ये कोई इतना प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। छोटे छोटे हैक्स हैं जो जिनको फॉलो करना है। If you follow it in a proper way, if you study the textbook, if you do the past recalls as told, you're going to ace this exam. Believe me. आपको अंदर से पहले दिन ही पता लग जाएगा यार मेरा पास है, ये नहीं फेल होता, ये कहीं नहीं गया एग्जाम। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आर, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जस्ट टाइप इन द कमेंट एंड आई विल आंसर। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था इस कोर्स की, तो भी लेक्चर्स की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही जो है वो मेंटोरिंग इज डन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है हम साथ साथ जो है वो राबिया अली करवा रहे होते हैं, साथ साथ जो है वो रिकॉल्स करा रहे होते हैं, रिकॉल्स हमारी फेसबुक पे भी डिस्कस हो रही होती है। सो दैट्स द वे वी कंडक्ट इट। 3 months का ये कोर्स होता है, एंड 3 months के इस कोर्स में बेसिकली आपके 90% जो क्वेश्चन है वो आपके लेक्चर सुन के ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे इस जो फेसबुक का हमारा पेज है द स्टडी में डॉक्टर अहमद हसन, आप इस पेज पे जाके वीडियो सेक्शन में जाएं, और हमने टेम्पलेट जो वीडियोस हैं जिस तरह के हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वो हमने उस पर दी हुई हैं, वेबिनार्स नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि 15-15 मिनट में 2-2, 3-3 टॉपिक्स जो हैं वो सारे करवा दिए गए हैं। ठीक है, और फर्स्ट एड से करवाए हुए। सो सैम्पल वीडियोस आर ऑन द पेज। रिगार्डलेस इसके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का भी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हैप्पी टू हेल्प। और स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट रीच आउट ऑन दिस फेसबुक पेज, यू कैन ड्रॉप अ पर्सनल मैसेज। नंबर जो है वो इस फेसबुक पेज के साथ ही जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिया हुआ है। तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच for joining us. Jazakallah. Allah Hafiz.